हाय गाइस, आई एम हितेश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम लोग करने वाले हैं महाराष्ट्र बोर्ड का स्टैंडर्ड 5 का EVS 1 का चैप्टर नंबर 21, दैट इज़ बिजी एट वर्क आवर इंटरनल ऑर्गन्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बिजी एट वर्क आवर इंटरनल ऑर्गन्स का मीनिंग क्या होता है। इस चैप्टर में हम अपने इंटरनल ऑर्गन्स, हमारे बॉडी के अंदर के पार्ट्स जो हमें दिखाई नहीं देते, उसके बारे में समझने वाले हैं, डिटेल इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं। सो कम लेट्स सी व्हाट्स देयर इन दिस चैप्टर। सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक है इसका रिस्पायरेशन। अभी मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में हमारे जो बॉडी के अंदर के पार्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर तो आपने देखा ही होगा और उसे यूज़ भी किया होगा। जैसे उसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है, उसी तरह हमारे बॉडी में भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है। उसका हार्डवेयर में क्या होता है, कंप्यूटर में मॉनिटर, स्पीकर, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर एंड ऑल। और उसमें सॉफ्टवेयर होता है जो हम देख नहीं पाते, फॉर एग्ज़ाम्पल पेंट, वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ये हम मॉनिटर पे देख सकते हैं, लेकिन उसका काम होते जैसे वो काम कर रहा है वो देख पाते हैं क्या? नहीं। वही है हमारे बॉडी के साथ भी। हमारे बॉडी में भी हार्डवेयर होता है और सॉफ्टवेयर होता है। बस हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी के लिए इसे अलग वर्ड दिया गया है। जो ऑर्गन्स हमारे सामने से दिखते हैं, हमारी आईज से हमको दिखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे हैंड्स, हमारे लेग्स, हमारे फेस, आईज, नोज़, माउथ, ईयर्स और व्हाटएवर, ये सारे हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं, यानी कि जो हम देख सकते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स हार्ट, ब्रेन, स्टमक, लीवर, किडनी, ये सब आप क्या सामने से देख सकते हो? नहीं। तो वही है, हम कुछ इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। रिस्पायरेशन, सबसे फर्स्ट टॉपिक है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन का मीनिंग क्या होता है? इसका डेफिनेशन है सांस लेना और छोड़ना, लगातार हम ये काम करते हैं। तो इस प्रोसेस को, सांस लेना और छोड़ने का प्रोसेस को हम रिस्पायरेशन बोलते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। वी नीड एयर, वाटर, एक सेकेंड। We need air, water and food to live. It is necessary for the body to get a continuous supply of oxygen. हमें खाना, पानी, हवा, इसकी ज़रूरत है जीने के लिए, और हमारे शरीर को लगातार सप्लाई चाहिए किसका? ऑक्सीजन का। ओके, we get this oxygen from the air through breathing. हम ये ऑक्सीजन हवा से लेते हैं हमारी बॉडी में। That is why we breathe continuously. इस वजह से हम लगातार सांस लेते रहते हैं। In our body there are organs that carry out the work of respiration. हमारे शरीर में ऐसे ऑर्गन्स हैं जो सांस लेने और छोड़ने का प्रोसेस करते हैं। Read their names in the diagram on the next page and also their description. इनके बारे में पढ़ो, इनके नाम जानो और इनके बारे में पढ़ो, और इसका डायग्राम देखो दूसरे पेज पे। ये देखिए, इस डायग्राम में आपको दिखाया जा रहा है कि सांस लेते और छोड़ने का प्रोसेस। हमारे सामने से तो हम फील कर पाते हैं कि हम सांस अंदर ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, बस इतना ही। लेकिन इसके अंदर जो काम होता है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत ही बड़ा काम होता है, लगातार होता रहता है वो भी। ओके, सबसे पहले ये है हमारा नोज़, जिससे हम सांस अंदर लेते हैं। उसके बाद ये अंदर जाके इस पाइप से गुज़र के ये लंग्स में पहुंचता है, और इस पाइप को कहते हैं विंड पाइप या फिर ट्रैचिया। और ये देखिए, ये पाइप से जुड़े हुए हैं लंग्स, फेफड़े, जिसे हम फेफड़े हिंदी में कहते हैं। और इनमें ऐसी बहुत सारी नसें हैं, जिससे
सांसें, जो एयर है, ऑक्सीजन है, वो हर एक नर्व सेल्स, हर एक नस में जाता है, सबको प्रोवाइड करता है। और इसके नीचे इसको संभालने वाला है डायफ्रागम। ओके, लंग्स इसके ऊपर बेस्ड हैं। चलिए अब नीचे इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। देखा कितना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है इसका। द डायग्राम अबव शोज अवर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ये डायग्राम में हम अपना रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, हमारे सांस लेने और छोड़ने के जो ऑर्गन्स है वो देखते हैं। When we inhale, the air from outside goes into the trachea and through its branches into the lungs. जब हम सांस अंदर लेते हैं, इनहेल यानी कि सांस अंदर लेना, और जो बाहर की हवा है वो ट्रैचिया में जाती है, इसकी ब्रांचेस के ज़रिए, पाइप के ज़रिए, विंड पाइप के ज़रिए, और वो कहाँ जाती है, फिर लंग्स में जाती है। In the lungs, these branches divide further into smaller and smaller branches. लंग्स में ये ब्रांचेस, लंग्स में ये जो नसें हैं वो डिवाइड कर देती है ऑक्सीजन को हर तरफ जाने के लिए छोटे छोटे ब्रांचेस में। एट द एंड ऑफ द लास्ट ब्रांचेस देयर आर एयर सैक्स और एल्वियोली। आखिर में लास्ट ब्रांचेस हैं जो एयर सैक कहा जाता है, या फिर उन्हें एल्वियोली बोला जाता है। ओके, बिटवीन द थोरैकिक cavity and the abdominal cavity there is a organ like flexible sheet. ये एक शीट की तरह है। It is called the diaphragm. Okay. thoracic cavity और abdominal cavity के बीच में एक ऑर्गन है जिसे flexible sheet कहा जाता है। इसे हम diaphragm कहते हैं। The diaphragm and its movement. When the diaphragm moves downward, we breathe in, and in the upcoming air fills the alveoli in the lungs. डायफ्राग्राम का काम क्या है, अभी इसमें हम पता चलेगा हमें। जब डायफ्राग्राम नीचे मूव करता है तो हम सांस अंदर लेते हैं, और जो हवा अंदर जाती है वो एल्वियोली को लंग्स में भर देती है। ओके, व्हेन द डायफ्राग्राम moves upwards, air in the lungs pushed out. जब डायफ्राग्राम ऊपर की तरफ मूव करता है तो जो लंग्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड है या कोई गैस है वो ऊपर की तरफ पुश हो जाती है, बाहर निकल जाती है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस का एक्सचेंज, एक दूसरे को एक्सचेंज करना, पास करना। When the outside air reaches the alveoli, the oxygen in it passes into the thin blood vessels around the alveoli. With the blood, it flows to all parts of the body. जब बाहर की हवा एल्वियोली में पहुंचती है तो जो ऑक्सीजन है इसके अंदर वो पास करता है छोटे छोटे ब्लड वेसल्स, छोटी छोटी जहाँ पर ब्लड है वहाँ पर वो पास करता है। और क्योंकि ब्लड को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, खून को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ओके, at the same time the carbon dioxide that is brought by the blood from all parts of the body enters the air in the alveoli. At the same time the carbon dioxide that is brought by the blood from all parts of the body enters the air in the alveoli. When we exhale, the carbon dioxide is also given out with the air. और जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हवा के साथ साथ बाहर निकल जाती है। इन दिस वे एन एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टेक्स प्लेस इन द एल्वियोली। ऐसा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता रहता है। ओके, जब साथ ही साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो ब्लड से मंगवाया गया है वो हर पार्ट में बॉडी को एंटर करता है। ओके, और फिर हम सांस छोड़ते हैं उस समय ऑक्सीजन अंदर जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। ओके,
समझ में आया? जब हम सांस अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है, तो ऑक्सीजन अंदर जाती है और वो हर एक ब्लड वेसल को, हर एक सेल्स को, ब्लड के सारे सेल्स को वो पास करता है और उसके बाद वो ब्लड के साथ साथ बॉडी के हर पार्ट पे फ्लो होता है, पहुंचता है। ओके, और उसी टाइम जो ऑक्सीजन एंटर करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिट करता है। ये आप अपने दिमाग में रखो। वो हर ब्लड के साथ हर पार्ट पे बॉडी के जाता है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एग्जिट कर लेता है, वो एंटर करता है तो वो एग्जिट कर लेता है दूसरे वे से। समझ में आया? नाउ इट्स क्लियर? ओके, तो चलिए अभी इसका सेकेंड हम लोग ले लेते हैं पार्ट, और यहाँ से शुरू होता है डाइजेशन। ये वाला पार्ट है क्या इसके बाद? हाँ शायद, यस, मैं पहले इसको कवर कर लेता हूँ, मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। चलिए इसको ही शुरू करते हैं। द एलिमेंट्री कैनल। द फूड वी ईट इज़ डाइजेस्टेड इन अ बॉडी। जो खाना हम खाते हैं वो उसका पचन होता है, वो डाइजेस्ट होता है हमारे शरीर में। दैट इज सब्सटेंसेस दैट कैन मिक्स विद द ब्लड आर फॉर्म्ड फ्रॉम द फूड। वो सब्सटेंसेस दैट कैन मिक्स, चीज़ें जो हमारे ब्लड में मिक्स होती हैं, वो खाने से ही हमें मिलती है। ओके, दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ लॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल ट्यूब इनसाइड आवर बॉडी। अभी खाने में जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, अभी इसके पहले 19th चैप्टर में हम लोगों ने कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड पढ़ा था। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स और विटामिन्स, ये सब चीज़ें थी। तो ये सारी चीज़ें खाने में होती हैं। तो ये सारी चीज़ें खाने में से जा निकल के वो ब्लड में जाती हैं, और ब्लड भी तो इसी से बनता है ना? ब्लड भी इन्हीं चीज़ों से बनता है ना? तो यही यहाँ लिखा हुआ है, दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ लॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल ट्यूब इनसाइड ऑफ अ बॉडी। ये बहुत बड़ा प्रोसेस होता है जो कि हमारे शरीर के अलग अलग पार्ट्स में होता है, और एक बहुत ही लंबी और फ्लेक्सिबल ट्यूब में होता है ये प्रोसेस। दिस ट्यूब इज़ कॉल्ड द एलिमेंट्री कैनल। इस ट्यूब को हम एलिमेंट्री कैनल कहते हैं, इस बड़े प्रोसेस को। ओके, द अपर एंड ऑफ दिस ट्यूब इज़ द माउथ एंड द लोअर एंड इज़ कॉल्ड द एनस। इसका अपर एंड, शुरुआती हिस्सा वो है हमारा मुंह, और जो आखिरी हिस्सा है वो है एनस। अभी एनस आपको डायग्राम में ही पता चल जाएगा वो क्या होता है। Even if there is a continuous tube going from the mouth to the anus, the shape of this tube is not the same in all its parts. ये बहुत बड़ा ट्यूब है जो कि माउथ से लेके एनस तक जाता है, और वो हर जगह ही उसका जो शेप है वो सेम नहीं है, वो टेढ़ा मेढ़ा है इसका शेप। ये देखिए, इससे ये माउथ है हमारा, और ये माउथ से निकल के फ्लेक्सिबल ट्यूब, और ये पूरा ये एनस है। मतलब इतना बड़ा इसे हम लोग कहते हैं फ्लेक्सिबल ट्यूब कहेंगे हम। ओके, समझ में आ गया आपको मैं क्या कहना चाहता हूँ? चलिए अभी हम पढ़ते हैं। सबसे पहले ये है पूरा एलिमेंट्री कैनल, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसे माउथ, ये हमारा मुंह है जिससे हम खाना अंदर डालते हैं। सेलिवरी ग्लैंड्स, हमारे मुंह में लगातार गीलापन रहता है, वो इस चीज़ की वजह से होता है, सेलिवरी ग्लैंड्स। और ये है ऑइसोफेगस, ये ट्यूब जैसा जो आप देख रहे हैं, पाइप है, खाने का पाइप है, पाइप के ज़रिए पेट में जाता है। ओके, उसके बाद ये लीवर है हमारा, और फिर ये स्टमक है, यही हमारा पेट है, खाना इसमें जाता है, इसी के अंदर जाता है। और फिर इसे हम कहते हैं पैनक्रियाज, और इसे पैनक्रियाज को एक ग्लैंड भी कहा जाता है। और ये है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, ये है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन जो आप देख रहे हैं ना, इतना बड़ा। और ये है रेक्टम, और इसे कहते हैं एनस, जिससे हमारा वेस्ट सब्सटेंसेस जो हैं हमारे बॉडी के, वो निकल जाते हैं जहाँ से। ओके,
ओके, डाइजेशन. ओके, let us learn something about the alimentary canal, the digestive organs and their functions. अब हम इसके organs और alimentary canal के बारे में हम इनके functions पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं. चलिए देखते हैं क्या है. The different parts of the alimentary canal have different structures and functions. Alimentary canal के different parts हैं और उसके different functions भी हैं, उसको अलग अलग functions हैं. ओके, These different parts are called the digestive organs. इन different organs को, इन different parts को, अलग अलग चीज़ों को हम कहते हैं digestive organs, जिससे खाने का पचन होता है. Certain glands outside the alimentary canal assist the process of digestion. इन्हीं glands को, ये जो outside जो alimentary canal के बाहर हैं, वो digestion का process करते हैं. ओके, चलिए डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, इनके ऑर्गन्स क्या है पढ़ते हैं. द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिनस एज सून एज फूड इज़ टेकन इनटू द माउथ. प्रोसेस जो है डाइजेशन का वो तब शुरू होता है जब हम खाना जैसे ही हम अंदर लेते हैं. द टीथ, टंग एंड सलाइवा ऑल कीप टू कन्वर्ट फूड इन अ सॉफ्ट मॉइस्ट बॉल कॉल्ड अ बोलस विच इज़ ईजी टू स्वेलो. जो हमारे दांत हैं, जो हमारी जीभ है, और सलाइवा जो मैंने बताया, जो मुंह के अंदर होता है, नीचे होता है, वो हमारे खाने को एक सॉफ्ट मॉइस्ट बॉल में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं और इसे कहते हैं हम बोलस. बॉल बन जाता है खाना अंदर जाके, जो कि निगलने में आसानी होती है, खाने को अंदर लेने में आसानी होती है. द बोलस पासिस थ्रू द ऑइसोफेगस इनटू द स्टमक. अब जो बोलस है, जो बॉल है, वो ऑइसोफेगस के ज़रिए स्टमक में पहुंचता है. अभी मैंने आपको ऑइसोफेगस बताया था, यही है ऑइसोफेगस, ये लंबा सा पाइप, इसके ज़रिए बोलस, यहाँ पे ये जो पाइप है इसके अंदर वो बोलस बन जाता है खाना और फिर ये स्टमक में चला जाता है. चलिए देखते हैं आगे. द स्टमक इज़ शेप्ड लाइक अ बैग. जो हमारा स्टमक है वो बैग, थैले, जो भी कहें, उसके शेप में बनाया हुआ है, उसके आकार में बनाया हुआ है. हेयर द फूड इज़ चर्नड. इस अंदर फूड को पचाया जाता है और डिकम्पोज जैसे होता है ना, वैसे किया जाता है, चर्न किया जाता है. द डाइजेस्टिव जूसेस इन द स्टमक ब्रिंग अबाउट द सम डाइजेस्टिव प्रोसेसेस. और हमारे पेट में कुछ जूसेस होते हैं जिन्हें हम डाइजेस्टिव जूसेस कहते हैं. वो खाने को गीला या फिर जूस की तरह बनाने में हेल्प करता है और वो डाइजेस्टिव, खाने का पचन करने का प्रोसेस शुरू करता है. एट द सेम टाइम सम डिजीज़ प्रोड्यूसिंग जर्म्स इन द फूड आर ऑल्सो डिस्ट्रॉयड. उसी समय बीमारियां पैदा करने वाले जो कीटाणु हैं, जो हमारे खाने में गलती से आ गए होंगे, आ जाते हैं, तो वो अगर होंगे तो उसे भी ख़त्म कर देता है वही टाइम पे. द फूड चेंजेस इनटू अ थिन स्लरी इन द स्टमक. जो खाना हमने खाया हुआ है वो पेट में जाकर एक स्लरी यानी कि एक लिक्विड बन जाता है पूरी तरह से. ओके, पानी की तरह एकदम पतला. देन इट पासिस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. उसके बाद ऐसा ये प्रोसेस करने के बाद उसे स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है. द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ एन अडल्ट इज़ अबाउट 7 मीटर्स लॉन्ग. जो स्मॉल इंटेस्टाइन है किसी बड़े इंसान की, वो है 7 मीटर लंबी, 7 मीटर लॉन्ग. द डाइजेस्टिव जूसेस इन द इंटेस्टाइन ब्रिंग अबाउट सेवरल डाइजेस्टिव प्रोसेसेस. जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं इंटेस्टाइन में, वो बहुत सारे प्रोसेसेस करता है. द सेक्रेशंस ऑफ सम ग्लैंड्स ऑल्सो हेल्प द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. जो सेक्रेशन का the secretion of some glands also help the process of digestion. secretion यानी कि खाने को सेपरेट करना, वही होगा. ओके, as a result of all these digestive processes certain substances are produced. These are useful to the body and can mix with the blood. In the small intestine they are absorbed into the blood. The remaining substances pass
into the large intestine. Okay. As a result of all these digestive processes के बाद कुछ substances produce होते हैं. ये यूज़फुल होते हैं हमारे बॉडी के लिए और मिक्स करते हैं ये वो सब्सटेंसेस ब्लड में, खून में मिक्स हो जाते हैं. ओके. और स्मॉल इंटेस्टाइन में वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं. एक सेकेंड में थोड़ा और आगे बढ़ जाऊँ. दे आर एब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड. उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके ये जो अच्छी चीज़ें हैं वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती हैं. जो खाने की चीज़ें जो हमने खाई हैं वो यूज़फुल हैं, तो वो अगर काम की चीज़ है तो वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है. अगर वो कुछ ऐसे सूखी चीज़ें बच गई या फिर कोई वेस्ट चीज़ हो गई तो वो जो किसी काम की नहीं है वो लार्ज इंटेस्टाइन में पास की जाती है. द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ एन अडल्ट इज़ अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग. जो लार्ज इंटेस्टाइन है किसी बड़े इंसान की वो 1 से 1.5 मीटर लंबी है. हेयर much of the water in the remaining substances is absorbed into the body, and what remains are the feces or stools. यहाँ जो खाने में पानी है ज़्यादातर वो एब्जॉर्ब कर दिया जाता है बॉडी के अंदर, और जो बच जाता है वो होता है फेसेस. इसे फेसेस या फिर स्टूल्स कहा जाता है. जो एकदम सूखी वेस्ट चीज़ें होती हैं उसे फेसेस या फिर स्टूल कहा जाता है. द फेसेस कलेक्ट इन द रेक्टम फॉर सम टाइम लेटर दे आर एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी थ्रू द एनस. जो फेसेस है वो रेक्टम में जाके कलेक्ट हो जाती है थोड़े समय के लिए, और उसके बाद वो एनस के ज़रिए बाहर निकल जाती है, जो कि एक्सक्रीशन का प्रोसेस है. वो आप जानते होंगे. ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं. एनर्जी फॉर द बॉडी. एज ए रिजल्ट ऑफ रेस्पायरेशन ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड इन द बॉडी एंड स्प्रेड्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. जैसे कि हमने पढ़ा कि जो रेस्पायरेशन का प्रोसेस था उसमें ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में एंटर करती है और बॉडी के शरीर के हर पार्ट्स में फैलती है ताकि हर पार्ट को ऑक्सीजन मिले. नसों के द्वारा जाती है. Substances formed in the process of digestion also mix with the blood and reach all parts of the body. Of these, some substances act as fuel for the body. जो substances हमें मिलती है, जो चीज़ें हमें मिलती है डाइजेशन के प्रोसेस से, पाचन क्रिया जैसे हिंदी में पाचन क्रिया कहते हैं, डाइजेशन के प्रोसेस से जो substances हमें मिलते हैं वो खून से भी, ब्लड से भी मिक्स हो जाते हैं, और वो अच्छी चीज़ें जो है वो ब्लड में मिक्स हो जाती हैं और बॉडी के हर पार्ट्स में फैलती हैं, पहुंचती हैं. ओके. ऑफ दीज सम सब्सटेंसेस, और इनमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पेट्रोल की तरह काम करती है, फ्यूल की तरह काम करती है बॉडी के लिए. व्हेन द ऑक्सीजन इन द ब्लड रीचेस द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. जब ऑक्सीजन हमारे खून में बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में पहुंचती है, it helps the slow burning of these substances, giving energy to the body. The body uses this energy to carry out all its tasks. वो फिर ये सारी चीज़ों को जलाना शुरू करती है. ओके. वो फिर हमारे पार्ट्स को जलाना शुरू करती है. मतलब जलाना मतलब वो जलाना नहीं, हमें एक्टिव बना देती है और फिर हमें एनर्जी मिलती है ताकि हम अपने दिन के सारे काम कर सकें. ओके. सर्कुलेशन ऑफ ब्लड. द ब्लड कैरीज द ऑक्सीजन ऑब्टेन फ्रॉम द एयर एंड द एनर्जी गिविंग सब्सटेंसेस इन आवर फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. जो खून है वो ऑक्सीजन लेता है हवा में से, और हवा से ऑक्सीजन लेता है, और जो एनर्जी गिविंग सब्सटेंसेस है जैसे कि फाइबर,
विटामिन्स, मिनरल्स, कैल्शियम या कुछ भी हमारे खाने में जो एनर्जी देने वाली चीज़ें हैं हमारे खाने में, वो हर पार्ट को, बॉडी के हर पार्ट्स को पहुंचाता है एनर्जी. बट व्हाट कीप्स द ब्लड फ्लोइंग? पर खून कैसे फ्लो करता रहता है? यू नो दैट द हार्ट कंटिन्यूअली कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्सेस फॉर दिस वेरी पर्पस. ये तो तुम जानते ही हो कि जो हमारा दिल है वो लगातार कॉन्ट्रैक्ट्स यानी कि कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्सेस. कॉन्ट्रैक्ट्स यानी कि कॉन्ट्रैक्ट्स और रिलैक्सेस, इसका मतलब होता है कि हार्ट बाहर जाता है और अंदर आता है, मतलब आगे पीछे खुलता है, बंद होता है, वैसा लगातार करता रहता है. ओके, अ नेटवर्क दैट कंसिस्ट ऑफ ट्यूब्स और वेसल्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट एंड दोज दैट ब्रिंग ब्लड बैक टू द हार्ट स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी. एक नेटवर्क है ट्यूब्स और वेसल्स का जो कि हार्ट से ब्लड पहुंचाती है बॉडी के हर पार्ट्स पे और फिर वापस से हार्ट पे रिटर्न करती है. इसका मतलब हुआ कि जैसे हमारे मोबाइल्स का इंटरनेट का कनेक्शन होता है, वो नेटवर्क जाता है और वापस अपने पास भी आता है. रिटर्न मतलब जाता है और आता है ना? तो उसी तरह हार्ट से बॉडी के हर पार्ट पर खून जाता है और फिर घूम घूम के उसी तरफ रिटर्न भी आता है. समझ में आया? मतलब मोबाइल का जो नेटवर्क का मैं बता रहा था, तो वो टावर से सिटी की तरफ जाएगा और फिर घूमते घूमते वापस से उसके आजू बाजू वाले एरिया में ही आ जाएगा, है ना? वही है इसका मतलब. द प्रोसेस ऑफ कीपिंग द ब्लड फ्लोइंग थ्रू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज़ कॉल्ड ब्लड सर्कुलेशन. जो प्रोसेस है खून को, ब्लड को बॉडी के हर पार्ट्स पे पहुंचाने का, उसे कहते हैं ब्लड सर्कुलेशन. यानी कि ब्लड का सर्कुलेशन, हर तरफ पहुंचना ब्लड का. इनन्यूमरेबल सब्सटेंसेस आर कैरीड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अनदर ऑल द टाइम. न जाने कितनी सारी चीज़ें, सब्सटेंसेस कैरी की जाती हैं, पहुंचाई जाती है एक तरफ से दूसरी तरफ बॉडी के एक ही समय में. इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड टास्क. हमारा बॉडी का जो सिस्टम है सर्कुलेशन का, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत बड़ा सिस्टम है. दैट टू इज़ मेड पॉसिबल बाय द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड. ये भी संभव हुआ है, पॉसिबल हुआ है ब्लड का सर्कुलेशन. ब्लड हर तरफ पहुंचा है, इस वजह से पॉसिबल है. द हार्ट एंड द नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स टुगेदर फॉर्म द सर्कुलेटरी सिस्टम. जो हार्ट है और जो नेटवर्क है हमारे ब्लड वेसल्स का, हार्ट और नेटवर्क ब्लड वेसल्स का, वो टोटली मिला के उसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम बोलेंगे. ओके, एज लॉन्ग एज वी आर लिव अलाइव द प्रोसेस ऑफ ब्लड सर्कुलेशन गोज ऑन कंटिन्यूसली डे एंड नाइट. जब तक हम जिंदा है तब तक ब्लड सर्कुलेशन का प्रोसेस दिन और रात लगातार चलते ही रहेगा. ये देखिए, ये है सर्कुलेटरी सिस्टम, ये हार्ट है और इसी से ही बॉडी के हर पार्ट्स पर खून जाता है और घूम के इसी के पास सब तरफ से लौटता भी है. ओके, समझ में आया? द सर्कुलेटरी सिस्टम ये हमारे पूरे बॉडी में फैला हुआ है. अभी हम एक सेकेंड लास्ट टॉपिक उठाने जा रहे हैं. जल्दी करते हैं स्टूडेंट्स, लेट होते जा रहा है. द नर्वस सिस्टम, एक सेकेंड. द फंक्शंस ऑफ द रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम्स आर वाइटल फॉर द बॉडी. जो फंक्शन है रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी
और डाइजेस्टिव सिस्टम्स जो हैं हमारे बॉडी के, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. दे हैव टू बी कैरीड आउट केयरलेसली. There are some tasks that we carry out only when we like, for example speaking, running, studying, playing, etc. और इनहेल करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. यहाँ सम टास्क है, कुछ टास्क्स हैं जो कि हम जब चाहें वो तभी करते हैं, जैसे कि बात करना, दौड़ना, पढ़ाई करना, खेलना और बहुत सारे टास्क हैं. अभी हम बात करते हैं तो अपनी मर्ज़ी से बात करते हैं. हमें किसी से बात करनी होती है तो हम खुद जाके बात करते हैं. तो ये हम खुद करते हैं, है ना. तो आगे क्या है, पढ़ते हैं. You have learned that coordination means paying attention to all the different functions and ensuring that they all occur at the right time and in the right manner. हमने ये भी पढ़ा है, तुमने ये भी पढ़ा होगा, आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो coordination means paying attention to all the different functions and ensuring that they all occur at right time and in right manner. कि जो कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है एडजस्ट करना, किसी के साथ एडजस्ट करना, किसी को इम्पोर्टेंस देना, किसी को ध्यान देना और पेइंग अटेंशन टू ऑल दी डिफरेंट फंक्शंस. अटेंशन देना, इम्पोर्टेंस देना सभी दूसरे फंक्शंस को और उनको दिलासा देना, उनको पक्का श्योरनेस देना कि वो सारे काम राइट टाइम पे हो रहे हैं और सही तरीके से हो रहे हैं. मेंटेनिंग दिस कोऑर्डिनेशन इज़ द फंक्शन ऑफ द ब्रेन. यही काम हमारा दिमाग करता है, ब्रेन. कोऑर्डिनेशन का काम हमारा दिमाग करता है. देयर इज़ अ नेटवर्क दैट कनेक्ट्स द ब्रेन विथ ऑल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. एक नेटवर्क चलता है हमारे बॉडी में जो हमारे ब्रेन के साथ कनेक्ट करता है हर तरफ, बॉडी के हर पार्ट से. दिस इज़ अ नेटवर्क ऑफ नर्व्स दैट कैरी मैसेजेस टू एंड फ्रो बिटवीन द ब्रेन एंड द पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ये एक नेटवर्क है मैसेजेस को कैरी करना एक जगह से दूसरी जगह तक, ब्रेन से और दूसरे पार्ट्स, बॉडी के दूसरे पार्ट्स तक पहुंचाना. The brain and the network of nerves are together called the nervous system. Okay. जो ब्रेन, जो दिमाग है और जो नसों का नेटवर्क है, नेटवर्क ऑफ नर्व्स, जो नर्व्स का नेटवर्क है, उसे मिलाकर कहा जाता है नर्वस सिस्टम. जो भी काम हम करते हैं वो हम ब्रेन के हिसाब से करते हैं, ब्रेन हमें करवाता है. The nervous system functions to coordinate all our bodily functions. जो नर्वस सिस्टम है वो हमारे हर काम पर कंट्रोल रखता है. ये देखिए, ये है नर्वस सिस्टम. अभी ये जो ब्रेन है ये बॉडी के हर पार्ट पे कंट्रोल रख रहा है. हाथों पे इसने कंट्रोल रखा है और हार्ट पे भी कंट्रोल है, स्टमक पे भी कंट्रोल है, पैरों पे भी है. जब हमें चलना होता है तो ब्रेन हमें हमारे पैरों को कमांड देता है और बोलता है चलो, अब चलो, वॉक करो. और जब हमें कुछ लिखना होता है तो ब्रेन हमें बोलता है अभी लिखो, या कुछ काम करना होता है तो काम करो. ओके, तो ये है काम ब्रेन का. चलिए ऑलवेज रिमेंबर, चलिए डू यू नो पढ़ देते हैं. ड्रिंकिंग एल्कोहल हैज़ मैनी इल इफेक्ट्स ऑन द बॉडी. इट affects the nervous system, leading to loss of control over the movements of the body and lack of coordination. दारू, एल्कोहल पीने से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें होती हैं हमारे शरीर में, और वो नर्वस सिस्टम, एल्कोहल से नर्वस सिस्टम में, शराब पीने से नर्वस सिस्टम पे बहुत तकलीफ़, लॉस होता है हमारे नर्वस दिमाग पे कंट्रोल हमारा कम होता है.
क्योंकि जब हम नशे में आ जाते हैं और हमारा दिमाग जो है वो कोऑर्डिनेट कम करता है, क्योंकि हमने अपना जो कंट्रोल है वो खो बैठे हैं हम वो टाइम पे। दैट इज़ वाई इट इज़ डेंजरस टू ड्राइव आफ्टर ड्रिंकिंग एल्कोहल। इसलिए ड्राइविंग करना, गाड़ी चलाना बहुत ज़्यादा डेंजरस है उस टाइम पे। इफ़ वन कीप्स ड्रिंकिंग एल्कोहल फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इट कॉजेज you ulcers on the inner lining of the digestive organs. It can also seriously affect the functions of the liver and kidneys. जब कोई लगातार शराब पीता है बहुत लंबे समय के लिए बहुत बार पीते आ रहा है, उससे हमारे जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स पे भी असर आता है, ख़राब असर आता है, और वो डेंजरस अफेक्ट डालता है हमारे लीवर और किडनीज़ पर। फंक्शंस उसके जो है वो ख़राब हो जाते हैं। अदर सिस्टम्स इन द बॉडी, वी हैव लर्नड समथिंग अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम, द डाइजेस्टिव सिस्टम, द सर्कुलेटरी सिस्टम एंड द सिस्टम दैट कोऑर्डिनेट्स द फंक्शन ऑफ ऑल द सिस्टम्स इन द नर्वस सिस्टम। अब तक हमने ये सीखा है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और जो सिस्टम है वो हमारे बॉडी के सारे फंक्शंस को कोऑर्डिनेट, कंट्रोल में रखता है। वो है नर्वस सिस्टम, जो दिमाग का सिस्टम है। बिसाइड्स दीज देयर आर सेवरल अदर सिस्टम्स इन अवर बॉडी। इसके साथ साथ हमारे बॉडी में बहुत सारे और भी फंक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल, द स्केलेटल सिस्टम गिव सपोर्ट एंड शेप टू द बॉडी एंड प्रोटेक्ट्स द इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स इनसाइड इट। एग्जांपल के उदाहरण के तौर पे बता दूं कि स्केलेटल सिस्टम, जो कि हड्डियों का सिस्टम है, वो सपोर्ट और शेप देता है, हमारे आकार देता है हमारे शरीर को, और वो हमारे इम्पॉर्टेंट ज़रूरत ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करके रखता है अंदर के ऑर्गन्स को। द एक्सक्रीटरी सिस्टम्स एक्सपेल्स द वेस्ट सब्सटेंसेस दैट आर फॉर्म्ड इन द बॉडी। मैंने आपको बताया था एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि जो वेस्ट सब्सटेंसेस है, जो बिना किसी ज़रूरत के हमारे बॉडी में है, वो उसका भी एक सिस्टम होता है, वो बॉडी से हम निकाल देते हैं। द वर्किंग ऑफ ऑल दीज सिस्टम्स एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट देम। इनके बारे में पढ़ना और इनके बारे में काम करना बहुत ज़्यादा डीप का काम है, बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला काम है, मगर थोड़ी बहुत जानकारी रखना भी ज़रूरी है इनके बारे में। चलिए, ऑलवेज रिमेंबर, इफ़ द फंक्शन ऑफ एनी वन ऑफ आवर सिस्टम्स इज़ डिस्टर्ब्ड, इट अफेक्ट्स ऑल द अदर सिस्टम्स इन द बॉडी टू। इसमें बता रहा है कि अगर किसी भी सिस्टम का कोई भी सिस्टम, यानी कि रेस्पिरेटरी या सर्कुलेटरी या डाइजेस्टिव या एक्सक्रीटरी या कुछ भी बोलो, इनमें किसी में भी थोड़ा भी ऑब्स्ट्रकल आया, कोई भी तकलीफ़ आई, उसमें डिस्टर्बेंस आया, तो वो दूसरे सिस्टम्स को भी बिगाड़ सकते हैं, अफेक्ट डाल सकते हैं, असर डाल सकते हैं। ओके, अभी व्हाट वी हैव लर्नड में फर्स्ट पॉइंट में पढ़ने जा रहा हूँ। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट टुगेदर कैरी आउट सम फंक्शन ऑफ द बॉडी इज़ कॉल्ड अ सिस्टम। हमारे बॉडी का ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट टुगेदर कैरी आउट सम फंक्शन ऑफ द बॉडी, कोई भी हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स का जो ग्रुप होता है, मेरा मतलब है कि जैसे कि एक सेंटेंस है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तभी वो एक सेंटेंस बनता है। इसी तरह ग्रुप ऑर्गन्स का भी, अगर जब ऑर्गन्स का ग्रुप होता है मिलकर, तभी एक फंक्शन होता है, एक काम होता है बॉडी में, और उसे हम कोई भी सिस्टम बोल सकते हैं, उसे हम सिस्टम कह सकते हैं। ओके, सेकेंड पॉइंट, द नोज, ट्रैचिया, लंग्स एंड डायफ्राम आर ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। नाक, विंड पाइप, ट्रैचिया, लंग्स, नोज, ट्रैचिया, लंग्स और डायफ्राम, ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स हैं, सांस लेने और अंदर के प्रोसेस के ऑर्गन्स हैं। द माउथ, ऑइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस and certain glands outside the alimentary canal are the organs of the digestive system. जो माउथ है, आइसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, रेक्टम है, एनस है, और सर्टेन ग्लैंड्स जो कि एलिमेंट्री कैनल के बाहर भी हैं, वो भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में गिने जाते हैं। ये सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स हैं।
Fourth point, other systems like the circulatory system, the skeletal system, the excretory system also take the care of the other important functions of the body. दूसरे systems जैसे कि circulatory system, skeletal system, excretory system, all ये भी हमारे body के functions को ध्यान देते हैं, इनका ध्यान रखते हैं. Okay. Fifth point, the nervous system coordinates all the functions of the body. जो नर्वस सिस्टम है, जो हमारे दिमाग का सिस्टम है, ब्रेन का सिस्टम है, वो सारे बॉडी के सारे फंक्शंस पर कंट्रोल रखता है. लास्ट पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट, फॉर अस टू लीड अ हेल्दी लाइफ ऑल आवर सिस्टम्स मस्ट फंक्शन स्मूथली. अगर एक अच्छी ज़िंदगी जीनी है, एक हेल्दी, एक स्वस्थ ज़िंदगी जीनी है, तो हमारे बॉडी के सारे सिस्टम अच्छी तरह से चलने चाहिए. उसके लिए हमें अपनी हेल्थ का ध्यान बहुत अच्छी तरह से रखना चाहिए. ओके, तो गाइस यही था मेरा आज का लेक्चर वीडियो ऑफ EVS पार्ट 1 चैप्टर नंबर 21. दैट वाज, क्या नाम था चैप्टर का? इंटरनल ऑर्गन्स, बिजी एट वर्क, इंटरनल ऑर्गन्स. वो मैंने आज कंप्लीट कर दिया है आप लोगों के लिए. अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन दे दिया है, बहुत अच्छी तरह से, बहुत ही ईजी वे में मैंने दिया है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए. और अब मैं मिलूँगा आपको अपने अगले लेक्चर वीडियो में, जो कि होगा चैप्टर नंबर 22 ग्रोथ एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट. इसमें मिलेंगे. सो टिल देन प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज़ हितेश जलानी चैनल. और हाँ, प्लीज़ मैं बहुत तहे दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे चैनल को ज़रूरत से सब्सक्राइब कीजिए. इट्स वेरी नेसेसरी, प्लीज़. ओके, तो चलिए शेयर कीजिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को जो कि 5th स्टैंडर्ड में होंगे, उनको भी ये हेल्प मिल जाएगी. सो टिल देन कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग. सो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन.